दोस्तों, आजकल महिलाओं के स्वास्थ्य में सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर समस्या बनते जा रहा है। हर 7 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय कैंसर की वजह से हो रही है। आपको एक जानकारी और देते हैं। प्रति वर्ष यानी कि हर साल 60,000 महिलाएं पूरे भारत में सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। 3500 महिलाएं सालाना बिहार में अपनी जान सर्वाइकल कैंसर की वजह से गंवा देती हैं। सरकार ने इसके लिए पहल भी की है, टीका भी निकाला है। बच्चियों की शुरुआती उम्र में इसका टीका लगवाना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे हैं, यानी कि आप इस वक्त देख रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM का सोशल मीडिया पेज। आप इस वीडियो का ऑडियो हमारे रेडियो स्टेशन पे भी सुन सकते हैं, हमारे अलग अलग प्रसारण में। आज के विषय में हम लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो हमारे आसपास तो है, लेकिन हम सब उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। हमें उसका नाम तो पता है, लेकिन जागरूकता के कमी के चलते हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना सिर्फ एक महिला का ही नहीं, पूरे परिवार का कर्तव्य होता है। इसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इस विषय पे आपको ढेर सारी जानकारियां देंगी हमारे शहर की जाने मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका शाही जी। इस ऑडियो वीडियो में आपको समझ में आएगा कि सर्वाइकल कैंसर वाकई होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लिए टीका कैसे काम करता है, आप इसका टीका कहां ले सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पूरी जानकारी को आप अपने अपनों के साथ शेयर करें, ताकि इस पूरी जानकारी को हम अलग अलग लोगों तक पहुंचा सकें और सर्वाइकल कैंसर के प्रति एक सशक्त जागरूकता फैला सकें। सर्वाइकल कैंसर हमारे जो गर्भाशय है, यूट्रस के मुंह को सर्विक्स बोलते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में आप बच्चेदानी समझिए। और बच्चेदानी का जो सामने का पोर्शन होता है उसको सर्विक्स बोला जाता है। ये सर्विक्स का जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। यूट्रस हमारा 2 भाग में बटा हुआ है और ये 2 भाग में बटे होने में यूट्रस के ऊपरी भाग का कैंसर अलग होता है और नीचे के भाग का कैंसर अलग होता है। अगर आप कैंसर की दोनों बात करेंगे तो यूट्राइन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर 2 अलग अलग कैंसर हो गए यूट्रस के ही। और ये होता कैसे है, तो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जिसका कि आप अभी वैक्सीन के बारे में सुन रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मेन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का। हमारी बॉडी है, बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, तो कभी हमारा बॉडी का डिफेंस लो भी होता है। आप पूरी ज़िंदगी में, पूरी अपनी लाइफ स्पैन में देखेंगे कि सर्दी खांसी बुखार हुआ और आप ठीक भी हो जाते हैं उससे। सेम बात है कि वायरल इन्फेक्शन हमारी पूरी लाइफ में कितनी बार होता होगा और फिर एलिमिनेट भी हो जाता है, पर कभी कभी हमारा बॉडी जो है उस डिफेंस मैकेनिज्म में लोअर साइड में होता है, इम्यूनिटी लो होती है, तब ये वायरस का आपके ऊपर जो भी चेंजेस हमारे सर्विक्स में लाता है वो जाके कैंसर कराता है। मैम, कोई किस तरह की महिलाएं इसके चपेट में आती हैं, कैसे होता है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन। हाँ, मतलब आप इसके लिए ये कह सकते हैं कि रिस्क वाले कौन से लोग हैं, है ना, रिस्क वाली महिलाएं कौन सी हैं। तो बहुत अर्ली एज में जिनकी शादी होती है, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिटेड है। तो अर्ली एज, अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर जिसका होता है, जिसका कि हाइजीन प्रॉपर ना हो, मतलब कि हम लोग कहते हैं कि आप पैड इस्तेमाल करें और वहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल अभी भी है कि आप फीमेल्स को पूछ रहे हैं गांव से जो आ रही हैं, कहीं वॉशरूम नहीं है, वो अभी भी हाइजीन के मामले में पीरियड्स में पैड नहीं इस्तेमाल करके कपड़े इस्तेमाल कर रही हैं। और इन सब चीज़ों का वो धीरे धीरे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को लो करता चला जाता है। ये सब महिलाएं ज़्यादा रिस्क में रहती हैं। और इसका लक्षण और कैसे पता लगाया जाए इसके बारे में? हाँ, लक्षण ज़्यादातर देखिए लेट आता है। शुरू वाले जो लक्षण होते हैं ना, महिलाएं जो सफ़ेद पानी डिस्चार्ज कह रही हैं, या डिस्चार्ज के समय महक आना, पानी में कुछ बदबू आ रहा हो, या हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं फिजिकल रिलेशन में तो ब्लड कभी दिखाई देता हो, उसको कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग कह सकते हैं। कभी पीरियड के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, यानी कि पीरियड कहेंगे कि मेरा 15-15 दिन पे आता है, 10 दिन पे आता है, इसका मतलब है कि आपका पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं हो रहा हो। तो ये जो पेशेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं ना, आपका हमेशा ध्यान जाना चाहिए कि इनका जांच ज़रूर ही करना है। ये महिलाएं ज़्यादा प्रॉन होती हैं, पर ये ज़्यादातर उसी समय कैंसर लेके नहीं आती हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है ना प्री इन्वेसिव फेज में बहुत लंबा रहता है, ऑलमोस्ट 10 साल का ही है। तो ये हमेशा थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आएंगी, यानी कि आपका उसके अंदर वायरस का चेंजेस
या हमारा जो सर्विक्स है उसके सेल में कुछ बदलाव दिखाई देगा, जो कि हम लोग जांच के द्वारा पता करते हैं। जो पूरी तरह से आप कैंसर का चेंजेस देखते हैं वो 55, 60, ये महिलाएं आती हैं 70, कैसे? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग लेके। और जब आप उनका सर्विक्स देख रहे होंगे तो वहाँ एक अच्छा सा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, यूट्रस पूरा एकदम इटन अप, हम लोग उसको यूट्रस बोलते हैं, तो वो तो 100% ही कंफर्म हमें दिखता है कि ये सीए सर्विक्स की ही पेशेंट है। रोकथाम के उपायों की अगर बात करें तो उसमें क्या कहेंगे? हाँ, तो अभी WHO का एक टारगेट है 2030। अब इसको हम लोग अगर बहुत ही अच्छे से समझें तो महिलाओं में आप कैंसर इलिमिनेट किया जा सकता है, या उसको पहले जो है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, या प्री इन्वेसिव स्टेज में ही हम लोग उसको पहचान सकते हैं। तो इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में समझिए कि एक छोटा सा बच्चा, एक लड़की है और वो ग्रो कर रही है अपने 14, 15, 16 साल में, फिर वो 18, 19 साल में। तो बच्चों के सेक्सुअल एक्सपोजर के पहला काम होता है वैक्सीन। तो बहुत सारी माँ, जैसे हमारे पास कुछ बहुत मैच्योर पेरेंट्स हैं, बहुत समझदार हैं, तो वो अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवा रहे हैं। पर ऐसे भी लोग होते हैं, कहते हैं कि 14, 15 साल के बच्चे को क्यों हम कैंसर का वैक्सीन दें। तो आप कैंसर होने के लिए वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, उनके सेक्सुअल एक्सपोजर के पहले उस वायरस के लिए वैक्सीन दे रहे हैं। HPV जो वायरस है, जिसमें सबसे ज़्यादा 16 और 18 हाई रिस्क फैक्टर है जो सर्वाइकल कैंसर कराता है, वो उस वैक्सीन के अंदर उस वायरस का आपका है। तो जब आप बच्चों को शुरू में ही वैक्सीनेट कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्यूनाइज हो जाएंगे। तो जब ये सेक्सुअली एक्सपोज होते हैं अपने बाद की लाइफ में तो इन्हें एक प्रोटेक्शन मिल चुका है। तो पहला चीज़ होता है वैक्सीन। सेकेंड चीज़ होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जनरल पॉपुलेशन, एक बड़े ही हेल्दी पॉपुलेशन से, मतलब आप समझिए कि हम लोग सारे के सारे आप रैंडम पूरे के पूरे 25 साल से 65 साल की महिलाओं को ले लीजिए। और ये जब रूटीन अपना जाते हैं गायनी के पास, या आप RMP ही कहिए या कहिए एक जनरल फिजिशियन ही, तो पहला हमारा काम होता है इनको काउंसिल करना इन द सेंस कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को डिस्चार्ज हो रहा हो, इचिंग हो रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो ही काउंसिल किया जाता है कि आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए। जस्ट लाइक ब्रेस्ट कैंसर के लिए खुद से हम लोग कहते हैं ना कि अपने ब्रेस्ट का जांच करके देखो, जब आप वॉशरूम में जाते हो तो पता होना चाहिए कि कोई गांठ ना हो। सेम चीज़ है सर्वाइकल कैंसर के लिए, आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए इन हेल्दी पॉपुलेशन। बहुत तरीके से होता है। हम लोग सर्विक्स के माउथ से जो पानी आता है उस पानी का जांच करके देखते हैं। नॉर्मल एक VIA बोला जाता है टेस्ट, एस्टिक एसिड को हम लोग बिल्कुल विनेगर की तरह होता है, उसको सर्विक्स के ऊपर लगा के और चेक करते कि क्या सर्विक्स में किसी तरह का बदलाव दिख रहा है। ये एक सिंपल और सस्ता जांच हुआ। थोड़ा महंगा जांच चाहिए तो HPV का टेस्ट होता है, HPV DNA RNA टेस्ट होता है। और महंगा में जाते हैं तो कॉल्पोस्कोपी वगैरह हम लोग करते हैं। पर ये स्टेप वाइज जो स्क्रीनिंग है, ये सबसे अच्छी बात है कि ये हम लोग किसी को कैंसर होने के पहले, समझिए कि हमने एक टेस्ट किया, पेशेंट का हमने LBC लिया, एक हेल्दी पॉपुलेशन से है ना, 25 साल की महिला हैं, 65 इसके बीच की हैं, हमने उनका एक स्क्रीनिंग किया। वो महिला अपना एक LBC जांच कराए, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बोलते हैं। हमने उनका पानी निकाला सर्विक्स के अंदर से और उसको भेज दिया जांच के लिए। एक गाइडलाइन है इंडिया के अंदर, अमेरिकन सोसाइटी में, या फिर आप कहीं भी जाते हैं, उस पर्टिकुलर गाइडलाइन को हर गायनेकोलॉजिस्ट को जानना भी है और उसको फॉलो करना है ताकि आपके पेशेंट को सुविधा हो। जब वो रिपोर्ट आता है LBC का तो लिखा रहता है कि ये पेशेंट के सर्विक्स में कोई बदलाव है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसको 3 साल के बाद जांच करना है। अगर हम HPV की बात करें तो HPV अगर आप टेस्ट करते तो उसको 5 साल के बाद करना है। यानी जब आप पेशेंट को टेस्ट करें और उसका पैसा लग रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं कि तुम कहीं भी रहो, इंडिया में रहो, इंडिया के बाहर रहो, किसी शहर में रहो, तुम अपने इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से रखो, कहीं सेव करके रखो। और कोई गायनेकोलॉजिस्ट जब आपको सलाह दे स्क्रीनिंग के लिए और तुम्हारे पास ये रिपोर्ट है तो तुम दिखा सकती हो, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो आपके सेव करने से आप उस स्क्रीनिंग को कंप्लीट कर चुके, प्लस आपका पैसा भी बचत होगा, प्लस गायनी को मालूम होगा कि ये टेस्ट ऑलरेडी डन है। तो ये सब तरीका है स्टेप वाइज जिसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब से हम लोग पेशेंट को बचाव कर सकते हैं और एक नॉर्मल पॉपुलेशन से उन पेशेंट्स को जो कि वाकई इन्फेक्टेड है उनको निकाल सकते हैं। मैम आपने बताया कि अर्ली एज में वैक्सीन अगर ले लिया तो जी। काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हाँ हाँ अगर कोई नहीं ले पाया अर्ली एज में,
आगे चल के वो किस उम्र तक ले सकता है या फिर पॉसिबल है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 9 साल से 26 साल अभी जो हमारा इंडिया का जो वैक्सीन है जिसको सर्वावैक बोलते हैं, सर्वावैक 9 साल से 26 साल के लिए। 9 साल से 14 साल में आपका 2 डोज देते हैं और 15 से 26 में 3 डोज देते हैं। तो अगर समझिए कि 9 से 26 में हमने वैक्सीन दे दिया तो हमारा कुछ चीज़ों में ना, जब हम लोग गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। मतलब आपका पेशेंट के ऊपर लोड कम पड़ता है और आप ज़्यादा लोगों को कवर कर पाते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एज के बाद ना, समझिए कि 26 को क्रॉस कर गया, वैक्सीन नहीं लिए, आप वैक्सीन लेते भी हैं तो उसका असर कितना ज़्यादा है आपके शरीर पे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप हो सकता है सेक्सुअली एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो चुके हो। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उस पर्टिकुलर एज के बाद अगर कोई वैक्सीन ले रहा है तो वो तो जब तक कोई डाटा नहीं आता है, कोई स्टडी नहीं आता है, तब तक कहना डिफ़िकल्ट होता है कि हाँ ये देने से क्या फ़ायदा होगा। माइट भी फ़ायदा हो पर बहुत कम हो। तो बेहतर है कि हम लोग जो अभी का पॉपुलेशन है, बेस्ट है इस वाले को इम्यूनाइज करना शुरू करें, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर होंगे। इसके कोर्सेज के कितने डोज होते हैं? 0 to 14 में 0 यानी कि पहला आप दिए, और 6 मंथ में दिए यानी कि 2 डोज हुआ, और 15 to 26 में 3, 0 फर्स्ट सेकेंड मंथ एंड 6 मंथ 3 डोजेज। नई तकनीक और हमारा शहर छपरा और आपकी सारी सुविधाएं, ये हम लोग कहाँ तक तैयार हैं ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए इन सब बीमारियों? बिल्कुल, स्क्रीनिंग का जो सबसे सस्ता अगर कहा जाए तो VIA है। VIA हम लोग फ्री में भी पेशेंट्स को कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत कम बजट का चीज़ है। ये स्क्रीनिंग हम लोग पेशेंट्स को बुकिंग करके और उनका हम लोग करना शुरू कर सकते हैं। अगर VIA पॉजिटिव है तो कल्पोस्कोपी में कुछ पैसा लगता है। कल्पोस्कोपी करने से में उनको लगभग 2500 रुपये लगते हैं। फिर बायोप्सी आता है। अब डिपेंड करता है कि हम लोग किसी अच्छे लैब से टाई अप करें, पर ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा सारा का सारा एग्जामिनेशन एम्स में ही जाता है, वहाँ से ही हमको बायोप्सी का जो रिपोर्ट आता है उसी के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई बल्क पेशेंट होता है ना, तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको और ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो जब अगर आप स्क्रीनिंग अगर फ्री कर रहे हैं या मिनिमल कॉस्ट पे कर रहे हैं, और फिर उसमें से जो पॉजिटिव आता है उनके ट्रीटमेंट में अगर कुछ भी लग रहा है, तो हमारा पक्का वो बैकअप वाले लोग भी बहुत तैयार रहते हैं कि नहीं ये जो है पेशेंट्स को हम लोग कुछ मदद करें। तो मेरे पास आपका स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट NCA सर्विक्स के लिए अगर है तो हम लोग जो है कैंसर इंस्टीट्यूट में रेफरल, जिस कैंसर इंस्टीट्यूट में जाता है वो अगर आयुष्मान से टाई अप है तो पेशेंट को उसके लिए आगे का सारा सुविधा, ये सब सुविधाएं हमारे पास है। अंत में मैम, इसके जागरूकता के लिए जो कमी है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कारण हो सकता है? कारण, सबसे बड़ा कारण है कि फीमेल, एक नॉर्मल फीमेल PV डिस्चार्ज होने समय मेडिसिन लेके खाना पसंद करती है, पर एक नॉर्मल अपना सर्विक्स का जांच नहीं करवाती है। शर्म, हिचक, या लगता है कि ये नॉर्मल है। वो लोग आपस में बात कर लेते हैं कि अच्छा ये तो डिस्चार्ज तो नॉर्मल चीज़ है। उसको एबनॉर्मल कब लगता है? जब किसी का वो कैंसर सुनती है। पर कैंसर तुरंत नहीं हो जाता है हमारे शरीर में। अगर CA सर्विक्स के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि प्री इन्वेसिव स्टेज में 10 साल 20 साल आपको समय देता है, पर आप उस समय को यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप एक बार अपना स्क्रीनिंग नहीं कराते, आप तब जाते हैं जब चीज़ें बिगड़ चुकी होती है। तो पहला सिंपल सा चीज़ है कि डिस्चार्ज या कोई चीज़ नहीं, एक रूटीन चेकअप में आप जाके एक सिंपल LBC कराएं, एक सिंपल सा VIA कराएं। आपका अगर बदलाव है तो आप बात कीजिए इसके बारे में कि हाँ क्या किया जा सकता है। कभी भी HPV पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो जाएगा। HPV पॉजिटिव का मतलब है कि वो वायरस से आप इन्फेक्टेड है। वो वायरस आपके सेल्स को तब चेंज करता जाएगा जब बहुत लंबे समय तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेते। सिंपल सी बात है। तो अगर वो ट्रीटमेंट हो सकता है तो ट्रीट करने के बाद हम लोग पेशेंट को 1 साल पे बुलाते हैं। 1 साल बाद फिर हम लोग HPV रिपीट किए। HPV अगर नेगेटिव है तो आप 5 साल बाद आइए। ऐसा नहीं होता कि आज आप पॉजिटिव है तो फिर तुरंत 1 साल में आपको कैंसर हो जाएगा। पहले तो इस चीज़ को भगाना बहुत ज़रूरी है कि आपका यूट्रस का नॉर्मल PV डिस्चार्ज आपको कैंसर करा रहा है, और यूट्रस को बचाना सीखिए। क्योंकि फीमेल्स को एक पता नहीं ये कहाँ से धारणा बैठी है कि बच्चे हो गए, डिलीवरी हो गई, मेरा फैमिली कंप्लीट हो गया, सो यूट्रस तो कल को कैंसर ही कराएगा, यूट्रस को निकाल दो। तो यूट्रस क्यों कैंसर कराएगा? यूट्रस आपके शरीर में कहीं कोई घाव होता है, कोई जख्म हो जाता है तो क्या आप अपना हाथ पैर काट देते हैं? आंख में मेरे चश्मा लग गया, पावर हो गया तो क्या खत्म हो गया सब कुछ? सेम रेस्पेक्ट यूट्रस के लिए भी समझिए। यूट्रस आपको यंग रखता है। आपके बाल काले हैं, आपका जो नी का पेन है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में काम कर रहा है, उसका मेन हमारे पास है यूट्रस। और जब वो यूट्रस नहीं होता है और इतने कम एज की जो फीमेल्स हैं
30s में ऑपरेशन, 28 साल में ऑपरेशन, ये क्या है, एक बहुत ही लंबे समय सर्जिकल मेनोपॉज में चली जाती हैं। और वो पूरे समय क्या होगा, चिड़चिड़ापन, थकान। तो घर में क्या है, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं और उनको लगता है मेरी बीवी हर समय गुस्सा रहती है, चिड़चिड़ी रहती है, वो कंप्लेन करेगी मेरा स्किन टोन जा रहा है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज आप ऑलरेडी अपना हॉर्मोन्स खत्म कर चुके हैं बहुत अर्ली। जो आपका होना चाहिए था 50, 55, 60 में, वो तो आप बहुत पहले लूज कर गए। सो यूट्रस को बचाइए। यूट्रस निकाल देना उपाय नहीं है। और हाँ, जब दिमाग में ये आता है कि कैंसर है, तो क्या आपके पास रिपोर्ट है? क्या आपने वो रिपोर्ट रखा है कि हाँ कैंसर है? तो पहला तो कंफर्म हुई है कि सच में कैंसर है कि नहीं। और अगर कैंसर है, समझिए कि कैंसर था और आपने यूट्रस निकलवा लिया, यूट्रस निकाला पर आपके पास टेस्ट नहीं था। यूट्रस निकालने के बाद यूट्रस का हमने टेस्ट भेजा और वो कैंसर है, तो अब क्या? आपने तो यूट्रस इसी डर से निकलवाया कि कैंसर हो सकता है, और निकालने के बाद कैंसर आया। अब इस पेशेंट को जब ट्रीटमेंट देना हो तो ये कितना डिफिकल्ट होगा। या समझिए कि आपने कोई 8-10 साल पहले ऑपरेशन करा लिया, यूट्रस निकल चुका है, आप अचानक आ जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमको ब्लीडिंग हो रही है। अब तो यूट्रस है नहीं, आप सोच रहे हैं ये ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है। आपने यूट्रस निकलवाया था, वो कैंसर के स्टेज में था, वो अपने लैटरल वॉल में स्प्रेड हुआ, पर ये आपको पता नहीं था और आपने बिना जानकारी उसको निकलवा दिया। अब आपका ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू होगा? सो इम्पॉर्टेंट होता है स्क्रीनिंग। जब एक बार आप स्क्रीनिंग करने लगेंगे तो सर्वाइकल कैंसर से मौत कम होगी, जो कि अभी का एस्टिमेट है कि 2018 में ऑलमोस्ट 3 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मर रही थी। अभी हमारे इंडिया का बर्डन है ऑलमोस्ट 66,000 विमेन पर ईयर सर्वाइकल कैंसर से मर रही हैं, और उम्मीद है कि 2030 तक 4 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मर सकती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग प्रॉपर जो स्क्रीनिंग चीज़ है ना वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधे ऑपरेशन पे पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन उपाय नहीं है, स्क्रीनिंग उपाय है। तो पहला मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनिंग कराइए, अपना जांच कराइए। जब आप सिंपल जांच कराने लेंगे, आपके दिमाग से ये कैंसर वर्ड भाग जाएगा। समय देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक अरुण जी, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप गांव शहर में पहुंचे, और ये आप पिछले 10 साल से इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि छपरा शहर में एक आप बहुत बड़े माध्यम है कि हम लोग इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं।